नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। दिवाली से पहले चीन से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस में पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को मेंबर्स के सामने बेइज्जत कर मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति जिनपिंग की बगल में बैठे थे। कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति ने जिनपिंग का डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है, इसलिए जबरन उन्हें बाहर कर दिया गया। जिनपिंग के सामने जिसकी बेइज्जती की गई, 10 साल तक वो चीन का राष्ट्रपति रहा और उन्हीं के कार्यकाल के बाद जिनपिंग राष्ट्रपति बने। लेकिन पहली बार कैमरे के सामने नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में ऐसा हुआ। सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति ही नहीं, जिनपिंग ने प्रधानमंत्री ली समेत रास्ते के हर कांटे को हटा दिया। माओ के बाद जिनपिंग चीन में आज सबसे ताकतवर नेता बनकर सामने आए हैं। लेकिन चीन में जो तानाशाही का तमाशा चल रहा है, उसका असर क्या होने वाला है, उसको जरा इस रिपोर्ट से समझते हैं। ट्विटर, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, दुनिया के जिस किसी सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हू जिनताओ, शी जिनपिंग, चीन, इन 3 नामों में से कोई भी नाम टाइप करेंगे तो यही तस्वीरें, यही वीडियो और यही हेडलाइन सामने आएगी, जिसमें लिखा है कि चीन में बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को पार्टी की बैठक से धक्का मारकर निकाला गया। पीएम ली केक्यांग भी किए गए बाहर। चीन में सर्वशक्तिमान बने शी जिनपिंग। जो बातें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, उसकी तस्दीक दुनिया भर में वायरल हो रहे इस वीडियो में हुई। 38 सेकेंड के इस वीडियो में जो कुछ भी हुआ, जिसने भी देखा, उससे ये बात तो साबित हो गई कि चीन में रहना है तो जिनपिंग जिनपिंग कहना है। जो जिनपिंग को पसंद है वही बात करनी होगी, वरना ऐसी बेइज्जती के लिए तैयार रहना होगा जैसी पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ की हुई। कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस में यानी सीसीपी मीटिंग में देश के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को जबरन धक्का देकर बाहर कर दिया गया। सिर्फ हू जिनताओ को नहीं, शी जिनपिंग के विरोधी खेमे में माने जाने वाले प्रधानमंत्री ली केक्यांग को भी निपटा दिया गया। उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है। साथ ही दोनों का राजनीतिक भविष्य भी चीन में अब खत्म हो गया है। अपने विरोधियों को जिनपिंग ने सिर्फ निपटाया ही नहीं, बेइज्जत करके निपटाया और ये संदेश दिया कि चीन में अब जो कुछ भी है शी जिनपिंग का है। और इस बात की तस्दीक बैठक को कवर करने वाले द स्ट्रेट टाइम्स के पत्रकार डैन सन चेयोंग ने खुद की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि पत्रकारों को जैसे ही मुख्य हाल में बुलाया गया, ठीक वैसे ही पूर्व राष्ट्रपति को बैठक से बाहर निकाल दिया गया। अब हू जिनताओ को ऐसे क्यों निकाला गया, ये बातें अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये बात तो सबको पता है कि हू जिनताओ शी जिनपिंग के विरोधी रहे हैं और ये सारा किया धरा शी जिनपिंग का है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सी बातें आप समझ सकते हैं। हू जिनताओ को बाहर निकाले जाने वाले इस वीडियो के एक एक फ्रेम में शी की नफरत दिखाई दे रही है। हू जिनताओ राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बगल में बैठे हुए हैं। 2 लोग उनके पास आते हैं और कान में उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। हू जिनताओ 79 साल के हैं। जहां सीपीसी की बैठक चल रही थी, वो बीजिंग का ग्रेट ऑफ द पीपल हॉल कहा जाता है। हू जिनताओ बाहर नहीं जाना चाहते थे और वो शी जिनपिंग के ठीक बगल वाली सीट पर ही बैठे हुए थे। जब 2 लोगों ने उन्हें बैठक से बाहर निकालने की कोशिश शुरू की, तो इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों ने पहले हू जिनताओ से बात शुरू की, उनके हाथ को पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने मना किया तो उनके कंधे को पकड़कर उन्हें बाहर निकालने की जबरन कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान हू जिनताओ ने शी जिनपिंग के नोटों को स्वाइप करने की कोशिश की, लेकिन शी जिनपिंग ने नोट्स को खींच लिया। हू जिनताओ कुछ देर तक उन लोगों से बात करने की कोशिश करते रहे। ऐसा लग रहा है कि वो वहां से जाना नहीं चाहते थे,
लेकिन ये लोग उन्हें वहां रहने नहीं देना चाहते थे। हु जिनताओ आगे बढ़ते हैं और फिर वो शी जिनपिंग की पीठ पर हाथ रखकर उनसे कुछ कहते भी हैं। जवाब में शी जिनपिंग अपना सिर हिलाते हैं। जाते वक्त फिर हु जिनताओ प्रधानमंत्री ले केकियांग के पीठ पर भी हाथ रखते हैं, लेकिन उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों किया गया वो अभी राज है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एक पूर्व राष्ट्रपति का मौजूदा राष्ट्रपति के सामने बेइज्जत करके निकाला जाना, हॉल में बैठे किसी का भी कुछ नहीं कहना, इसका मतलब साफ है कि सब कुछ शी जिनपिंग का किया धरा है। इस तरीके से 20th नेशनल कांग्रेस ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की क्लोजिंग सेरेमनी से चाइना के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनटाओ को मंच से बाहर ले जाया गया है। उससे संबंधित अनेक तरीके की कयास लगाए जा रहे हैं। इस तरीके के भी कयास हैं कि उन्हें अपमानित करने के लिए और उन्हें साइडलाइन करने के लिए शी जिनपिंग के इशारे पर ये कार्रवाई की गई है। और कुछ ऐसे भी कयास हैं कि संभव है कि हु जिनटाओ का स्वास्थ्य ठीक ना रहा हो और इसकी वजह से उन्हें इस सभा से बाहर ले जाया गया है। और जाहिर है कि इस संदर्भ में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है, किसी भी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन अनेक तरीके के कयास अवश्य लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि चाइना के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और PLA के चेयरमैन भी हैं, वो अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। वो तानाशाही पूर्ण प्रवृत्ति तो उनकी रही ही है, लेकिन अब वो सर्वाधिकारवादी यानी टोटलिटेरियन लीडर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। CPC की बैठक से पहले ऐसे हंगामे की उम्मीद किसी को नहीं थी। पहला ऐसी बार हुआ है जब ऐसे किसी भी वीडियो को ग्रेट ऑफ द पीपल हॉल से बाहर निकाला गया, जिससे वो सभी दावे साबित हो रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में कई गुट बन चुके हैं और शी जिनपिंग अपने विरोधियों को कुचलने में कामयाब हो गए हैं। और इस पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट शी जिनपिंग के द्वारा ही लिखी गई है। टाइमलाइन पर गौर कीजिए। हु जिनताओ को जिस वक्त मुख्य हॉल से जबरदस्ती बाहर निकाला गया, उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक का समापन समारोह शुरू होने वाला था और विदेशी पत्रकारों को मुख्य हॉल में एंट्री दी जा रही थी। जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया उसे आराम से बाहर जाने भी दिया गया। हु जिनताओ, जिन्हें बेइज्जत करके CCP मीटिंग से बाहर किया गया, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सीनियर लीडर हैं। शी जिनपिंग के 2013 में राष्ट्रपति बनने से पहले जिनताओ 10 साल तक चीन के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 15 मार्च 2003 से 14 मार्च 2013 तक पद पर काबिज थे। चीन के संविधान के मुताबिक 2 कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने गद्दी छोड़ दी थी, लेकिन वो लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग्स में शामिल होते रहे, जिनपिंग की गलत नीतियों का विरोध भी करते रहे और यही बात जिनपिंग को बर्दाश्त नहीं हुई। यही नहीं, प्रधानमंत्री ली केकियांग का भी पार्टी लीडरशिप से जिनपिंग ने पत्ता कटवा दिया। साथ ही साथ 3 और टॉप ऑफिशियल्स को हटाया गया है, जिसमें डिंग जुएक्सियांग, चेन मिनेरो, ली क्यांग और हु चुनहुआ चारों ही कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं। कहा जा रहा था कि ये चारों नेता बहुत तेजी से उभर रहे थे, जो जिनपिंग को चुभ रहा था। इसीलिए जिनपिंग ने इनका सियासी भविष्य ही खत्म कर दिया। अब ये चारों नेता दोबारा पोलित ब्यूरो के मेंबर नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्य प्रणाली में तानाशाही तो है ही, साथ ही साथ अब यह भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो सर्वाधिकारवादी बनते जा रहे हैं और वो अपनी किसी भी आलोचना को स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे वो कोई उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, चाहे वो जैक मा जैसा बड़ा उद्योगपति हो, चाहे वो कोई सिने जगत का बड़ा सेलिब्रिटी हो या वो इंटरपोल का चीफ हो। किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना की जाती है तो चाइना के उस व्यक्ति की, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे क्यों ना आसीन हो, उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। जैक मा, जो कि शी जिनपिंग के काफ़ी नज़दीक थे
और जैक मा जो कि चाइना को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में पूरे विश्व में चाइना का एक बड़ा स्थान जो बना है, उसमें जैक मा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जैक मा ने जब एक अपने किसी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की थोड़ी आलोचना कर दी, तो जैक मा के जो खराब दिन शुरू हो गए। वो एक सबसे बड़ा चाइना का IPO लाने वाले थे, उसे भी ब्लॉक किया गया और उनको डिटेन भी किया गया। और उसी तरीके से इंटरपोल चीफ जो कि एक चाइना के बड़े अधिकारी थे, उनको भी अपने पद से हटना पड़ा था क्योंकि शी जिनपिंग उनसे नाराज चल रहे थे। उसी तरीके से कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको कि शी जिनपिंग के आलोचना करने की वजह से डिटेंशन का सामना करना पड़ा है। तो शी जिनपिंग की जो प्रवृत्तियां हैं वो पूरी तरीके से सर्वाधिकारवादी दिखाई देती हैं। चीनी प्रधानमंत्री ली केक्यांग शी जिनपिंग के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च अधिकारी थे, जो अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व करने वाली 2005 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी की सूची में नहीं है। चीन में फैसले लेने वाली सबसे शक्तिशाली संस्था 25 सदस्यीय पोलित ब्यूरो और उसकी सेंट्रल कमेटी पर अब पूरा अधिकार शी जिनपिंग का हो गया है। यानी अपने तीसरे कार्यकाल में शी जिनपिंग बिना किसी परेशानी के देश के अंदर और बाहर सारे फैसले बिना किसी रोक टोक के ले सकेंगे। उससे पहले जिनपिंग ने अपने रास्ते के सारे कांटों को हटा दिया और इसके साथ ही CCP मीटिंग के समापन समारोह में जिंदगी भर राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ कर दिया। इस दौरान पार्टी के संविधान में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसमें शी जिनपिंग की लीडरशिप को आजीवन बढ़ाया जा सकता है। बैठक के दौरान मेंबर्स नई सेंट्रल कमेटी के लिए वोटिंग करते हैं। यही कमेटी पोलित ब्यूरो मेंबर्स का सिलेक्शन करती है। कांग्रेस के बाद सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होती है। इसमें पोलित ब्यूरो और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स चुने जाते हैं। उन्होंने 2012 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद और 2013 में चाइना के राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार अपनी शक्ति में इजाफा किया है, उसे और अधिक सशक्त और मजबूत बनाया है। अपने विरोधियों को एंटी करप्शन ड्राइव के नाम पर उन्हें जेलों में डाला है, उनके प्रति लगातार एक बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है और जिसका कि परिणाम ये हुआ है कि शी जिनपिंग एक सर्वाधिकारवादी नेता के रूप में वर्तमान समय में दिखाई देते हैं। और अब तो उन्होंने अपने कार्यकाल को असीमित काल के लिए बढ़ाने की उनकी मंशा है। तीसरा टर्म वो लेने जा रहे हैं। आने वाले समय में भी वो अगले टर्म्स के लिए भी कोशिश करेंगे और ऐसे में उनका जो कार्यकाल है वो असीमित समय के लिए हो सकता है, इस बात की संभावना दिखाई देती है। तो शी जिनपिंग के जो आने वाले कार्यकाल के दौरान उनका जो व्यवहार है वो और अधिक तानाशाहीपूर्ण होगा और अधिक वो सर्वाधिकारवादी तरीके से व्यवहार करेंगे, चाहे वो चाइना की घरेलू नीतियां हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय उनकी नीतियां हो, सब में एक आक्रामकता दिखाई देगी। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब इस बार के पोलित ब्यूरो के ज्यादातर सदस्य शी जिनपिंग के वफादार हैं, या कह लें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर अब पूरी तरह से शी जिनपिंग का कब्जा हो गया है। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी CCP का जनरल सेक्रेटरी सबसे बड़ा होता है। उस पद पर शी जिनपिंग बैठ गए हैं। इसके बाद 7 सदस्यों की पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी है, जिसमें अब सिर्फ जिनपिंग के आदमी हैं। पूरे पोलित ब्यूरो में 25 सदस्य होते हैं। इसके बाद सेंट्रल कमेटी के 370 सदस्यों की पावर होती है और इसके नीचे नेशनल पार्टी कांग्रेस के 3000 मेंबर होते हैं। ये सब जिनपिंग की कठपुतली हैं। जो जिनपिंग चाहेंगे अब वही करेंगे। जिनपिंग चीन के सबसे ताकतवर किंग बन गए हैं। जिनपिंग को अधिकार मिलने के बाद दुनिया भर में चीन के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि अब तक जिस तरह से ग्लोबली और खासकर भारत के साथ जिनपिंग का जो रुख रहा है वो फिक्र में डालने वाला है। माना जा रहा है कि जिनपिंग के हाथ में पूरी पावर आ जाने के बाद भारत चीन बॉर्डर पर टकराव बढ़ सकता है। जिनपिंग BRI और पाकिस्तान में कॉरिडोर को बढ़ावा दे सकते हैं। पाकिस्तानी आतंकियों पर भारत के रुख का विरोध आगे भी कर सकते हैं जिनपिंग। भारत को नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान के जरिए घेरने का खतरा भी बढ़ सकता है। इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर में चीन की दखलंदाजी बढ़ सकती है। जिनपिंग क्या करने वाले हैं इसका इशारा उन्होंने CCP के समापन समारोह में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के सामने कर दिया है। चाइना का जो आक्रामकता ताइवान के प्रति बढ़ सकती है इस तीसरे कार्यकाल के दौरान, और जो अन्य जहां कहीं भी चाइना के जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उसकी रक्षा के लिए लोकतांत्रिक राष्ट्रों को अधिक से अधिक तैयार रहना होगा। भारत को भी चाइना के विरुद्ध अपनी डिफेंस पॉस्चर को, अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है और अपनी जो ओवरऑल जो चाइना के विरुद्ध जो भी लामबंदी है उसको तेज करना होगा।
中国共产党的中心任务就是 पिछली शताब्दी में हमारी उपलब्धियां वास्तव में उल्लेखनीय रही हैं और इसकी स्थापना के 100 वर्षों से भी अधिक समय से हमारी पार्टी अभी भी आगे है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और नई यात्रा पर नए और उससे भी बड़े चमत्कार पैदा करने में सक्षम हैं। नया युग में चमत्कार करेंगे जो दुनिया को अचंभित कर देंगे। 伟大复兴。 अब इसका मतलब क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि फिक्र इस बात की है कि अब सारी ताकत एक जिनपिंग तक सीमित हो गई है और हिंदुस्तान को लेकर इनका नजरिया हमेशा से सवालों में रहा है। राम जब अयोध्या लौटे थे वो दिन कैसा था? राम के 14 सालों के वनवास के बाद अयोध्या में उत्सव की वो रात कैसी थी? राम जानकी की अयोध्या वापसी का पर्व दिवाली एक बार फिर सामने है। हजारों सालों से दुनिया भर के हिंदू और राम भक्त ये पर्व धूमधाम से मनाते आ रहे हैं, लेकिन वो दिन कैसा था उसके बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर पाते हैं। इस कल्पना को अयोध्या में पिछले सालों से साकार रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस बार यह कोशिश एक पायदान और ऊपर होगी। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे और भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी के उत्सव का 18 लाख दीयों के साथ शुभारंभ करेंगे। 14 वर्षों के वनवास और रावण वध के बाद श्री राम माता सीता के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या लौट रहे हैं। हजारों हजार बरस बीत गए, लेकिन अयोध्या राम की प्रतीक्षा में आज भी वैसे ही बेचैन है जैसी तब थी। इस बार तो भगवान राम की अगवानी करने देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। अयोध्या का ये राम कथा पार्क है। इस राम कथा पार्क में दीपोत्सव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच पर होंगे और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण इस यहाँ पे इधर सरयू नदी है, उनका जो स्वरूप है, कलाकार हैं, वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे जिसे पुष्पक विमान कहा जा रहा है और उसके बाद यहाँ से इस मंच पे पहुँचेंगे श्री राम, सीता और लक्ष्मण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और आरती उतारेंगे। करुणा निधान वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, घट घट वासे वो सियापति सर्वोत्तम है। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है, दीपों के इस उत्सव में श्री राम को नमन है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है। पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जला। दीपोत्सव 2022 अयोध्यापति राम के अपनी राजधानी में लौटने का जश्न इस साल इसी नाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या की आम जनता से लेकर संतरी, मंत्री और मुख्यमंत्री भी यही ऐलान कर रहे हैं कि राम बस आने वाले हैं। अयोध्या की सड़कों से लेकर सरयू तटों और नए जमाने के ऑनलाइन स्पेस में भी हर जगह इसी उत्सव का उद्घोष है, इस आह्वान के साथ कि भगवान राम के स्वागत के लिए आप सब तैयार हैं ना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने त्रेता युग में राम के अयोध्या में स्वागत का वर्णन करते हुए लिखा है, कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे निज निज द्वारे, बंदन वार पताका केतु, सबनहि बनाए मंगल हेतु। मतलब भगवान राम के स्वागत में अयोध्या के लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर सोने के जड़ाऊ कलश रख लिए और बंधनवार ध्वज पताकाओं से मंगल कामना के साथ अयोध्या का कोना कोना सजा दिया। आज कलयुग में भी अयोध्या की तस्वीर ठीक वही है। राम जानकी के स्वागत के लिए अयोध्या में प्रवेश के रास्ते में द्वार बनाए गए हैं। शुरुआत होती है सुग्रीव और गुरुकुल द्वार से। इसके बाद अयोध्या नगर निगम का स्वागत द्वार, कुल 35 द्वारों से होते हुए राम जानकी शोभा यात्रा गुजरेगी। सरयू किनारे रेत पर राम कथा की पूरी झांकी तैयार है। पुष्पक विमान से आगमन, राम भरत मिलाप, राज्याभिषेक का पूरा ब्यौरा रेत में उकेरा गया है।
सरयू घाटों पर दिए सजाए जा रहे हैं ताकि अंधेरी रात में राम के घर लौटने का जश्न ऊपर से देवता भी देख सकें। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में ये वर्णन किया है कि श्री राम जब 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो अयोध्या किस तरह से सजी थी, किस तरह से जगमगा रही थी। महिलाएं कैसे सोने का थाल लेकर श्री राम की आरती के लिए तैयार थी। पूरा अयोध्या सजा हुआ था, मानिकों से सजाया गया था, मानिकों की रोशनी थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे। तो त्रेता युग था, आज कलयुग है, तो आज भी अयोध्या दीपोत्सव के लिए कुछ उसी तरह से सजकर तैयार हो रही है। ये राम की पेड़ी है जहां पर दिए जलाए जाएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दीपोत्सव के दिन 17 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस राम की पेड़ी में 15 लाख दिए जलाए जाएंगे, लेकिन इंतजाम है कि 17 लाख दिए पूरे अयोध्या में जगमगाए। राम जन्मभूमि पर 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। यहाँ इस तरह से ये पूरी श्रृंखला है मंदिरों की, और इसमें घाट हैं अलग अलग नाम से। 37 घाट हैं। इन 37 घाट में ये दिए जलेंगे। करीब 22,000 वॉलंटियर्स इसके लिए लगाए गए हैं और इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है। अब किस तरह से ये एक साथ दिए जलेंगे, ये कितना मुश्किल काम है, क्योंकि एक साथ दिए जलाना है। आप लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई? हम लोगों को बताया गया इसमें कि जैसे दिए कैसे बिछाने, कितने रो कितने कॉलम, जैसे 16 बाई 16 के सारे कॉलम यहाँ लगाए गए हैं। उसमें क्या है कि इतने सारे घाटों पे 16 बाई 16 के ही कॉलम रहेंगे। इसमें और कोई एडजस्टमेंट, जैसे सभी घाटों पे एडजस्ट किया जा रहा है कि अभी दिया कहाँ जो है बैठ रहा है कि जलाने में कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीज़ें एडजस्ट करके इसमें लगाई जाएंगी। यही इसमें जो हम लोग को बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो कई बार अयोध्या आ चुके हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर ये उनकी पहली अयोध्या यात्रा होगी। अगले साल अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके ठीक पहले अयोध्या वापसी पर भगवान राम के चरणों में पीएम मोदी नमन के लिए तैयार हैं। 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे मोदी रामलला के दर्शन करेंगे। शाम 5:45 पर मोदी भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। शाम 6:30 बजे नया घाट पर सरयू आरती में शामिल होंगे और 6:40 पर पहला दीपक जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। इस बार करीब 17 लाख दियों से जगमगाएगी अयोध्या, और दीपोत्सव खास होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दीपोत्सव में आ रहे हैं। पहला दिया वही जलाएंगे। किस तरह की तैयारी है आप? जी देखिए, तैयारी तो इधर 1 हफ्ते से चल ही रही है, लेकिन इसमें जो है स्थिति यह है कि लगभग हमारे पास 22,000 वॉलंटियर्स हैं और लगभग 2,000 शिक्षक हैं, और ये सब मिल करके लगभग 17 लाख दिए बिछाने का कार्य करेंगे। दीपोत्सव हर बार मनता है यहाँ पर, इस बार प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। कितना उत्साह? बहुत ज्यादा उत्साह है हम लोग को, इसीलिए एकदम जी जान दे के सब लोग लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे और राम जन्मभूमि में जो मंदिर निर्माण का काम हो रहा है उसको देखेंगे, और रामकथा पार्क के बाद सरयू जी की आरती करेंगे और फिर यहाँ राम की पेड़ी पर आएंगे, जहाँ खूबसूरत नज़ारा दीपोत्सव के दिन दिखाई देगा। Все, что я совершил ради тебя и смыл оскорбление, нанесенное нашим врагом. हजारों साल पहले जैसे अयोध्या जगमगाई थी, ठीक वही तस्वीर इस बार भी दोहराने की तैयारी है। ये तस्वीर पिछले साल यानी 2021 की है, जब दिवाली पर राम की नगरी की चमक पूरी दुनिया में बिखरी थी। अपने प्रिय राजा राम के स्वागत में युगों पहले अयोध्या वासियों ने उस दिन और उस रात को ऐसे अमर बना दिया कि हजारों साल बाद भी राम को पूजने वाले साल दर साल उसी रूप में राम का वंदन और अभिनंदन करते आ रहे हैं। और ये भी पहली बार ही होगा कि 8 देशों की रामलीलाओं के विभिन्न कलाकारों द्वारा यहाँ मंचन हो रहा है। पहली बार है कि देश के 10 राज्यों के द्वारा रामलीलाओं का मंचन यहाँ दिया जा रहा है कि एक बार पुनः अयोध्या नगरी, जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे, तो उस तरीके का वातावरण संभवतः रहा होगा। उसी की पुनरावृत्ति एक बार होती हुई नजर आएगी। त्रेता युग की परिकल्पना करते हुए लोग नजर आएंगे।
न सिर्फ अयोध्या के लिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत की संस्कृति के लिए ये महान उत्सव होगा, महान अवसर होगा, जिससे हम लोग विश्व गुरु बनने की ओर एक कदम और आगे बढ़ने में अपना कामयाब होने की परिकल्पना कर सकते हैं। अमिट रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। रामचरितमानस बताती है कि जब राम अयोध्या वापस लौटे तो हर कोई उनके पहले दर्शन, पहले मिलाप के लिए आतुर था। इसीलिए श्री राम ने असंख्य रूप बना लिए और सभी अयोध्या वासियों से एक साथ मिले। आज भी अयोध्या वासी और यहाँ पहुंचे देश विदेश के लोगों में से हर कोई राम की पहली झलक पाना चाहता है। इसीलिए अयोध्या के चप्पे चप्पे पर राम और उनकी कथाएं उकेर दी गई हैं। सरयू के किनारे रेत पर भी यही तस्वीर है। सरयू के किनारे यहाँ बालू से सुंदर ये कृति तैयार की जा रही है। ये काशी विद्यापीठ वाराणसी के छात्र हैं, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के। वो इस तरह से पूरी राम कथा यहाँ पर दिखाई दे रही है बालू से। अब इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर पुष्पक विमान से किस तरह से हनुमान जी के साथ माँ सीता, राम, लक्ष्मण वापस लौटे हैं 14 साल के वनवास, वो दिखाया गया है बालू से। उसके बाद केवट किस तरह से चरण धो रहे हैं श्री राम के, फिर भरत जी इंतजार कर रहे हैं, फिर राम भरत मिलाप है, फिर सरयू जी की आरती है, श्री राम है, लक्ष्मण और माँ सीता है। और उसके बाद पूरा दृश्य किस तरह से अयोध्या के लोग खुशी मना रहे हैं, किस तरह से 14 साल का वनवास काट के श्री राम जब अयोध्या लौटे तो जो दिवाली मनाने की परंपरा है वो शुरू हुई, किस तरह से सब दिए जलाए गए और फिर श्री राम है उनका राज्याभिषेक हुआ और यहाँ पे मंदिर किस तरह का बनाया जा रहा है। राम जन्मभूमि में मंदिर तैयार हो रहा है। 1 लाख दियों से जन्मस्थान तो जगमग होगा ही, रामलला पर फूलों की बरसात भी वैसी ही होगी जैसी त्रेता युग में हुई थी। देश विदेश से आए इन फूलों के तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, मालाएं गूंथी जा रही हैं। रोशनी तो की जा रही है क्योंकि दिवाली रोशनी का त्यौहार है, लेकिन फूलों का भी इंतजाम है। करीब 2500 टन फूल आए हैं, थाईलैंड से भी फूल लाए गए हैं, ऑर्किड्स, इसके अलावा गेंदा है, यहाँ पे गुलाब है, तरह तरह के फूल हैं। पूरा रास्ता जो ये राम जन्मभूमि के अंदर जाएगा, राम जन्मभूमि को सजाया जाएगा, साथ में पूरे रास्ते ये फूल लगाए जाएंगे। जो द्वार है वहाँ भी गेंदे लगाए जाएंगे। राम जन्मभूमि पे ये फूल सजेंगे तो साथ में दीपोत्सव में 1 लाख दिए राम जन्मभूमि के अंदर जगमगाएंगे। पहले जब रामलला टेंट में थे तो दिवाली मनती थी, कुछ दिए वहाँ जला दिए जाते थे, लेकिन अब क्योंकि भव्य दीपोत्सव हो रहा है तो इसलिए यहाँ भी मंदिर को सजाने का काम जोर शोर से चल रहा है। दिए जलेंगे, फूलों से सजेगा। सीता सीता где моя Сита, что с ней? Жива ли моя супруга? Да как ты мог, безумец, ее оставить? भगवान राम और उनकी कथाएं वैसे तो हजारों साल से इस देश में और देश के बाहर भी सुनी सुनाई जाती रही हैं। राम जन्म से लेकर रावण वध और फिर अयोध्या वापसी तक हर घटना बच्चे बच्चे को याद है। लंका विजय पर दशहरा और अयोध्या वापसी पर दिवाली का त्योहार हमारी संस्कृति का अमिट हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन राम की जन्मभूमि पर त्योहार और दिवाली का ये नया दृश्य ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी शुरुआत 2017 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने की थी। 2017 में अयोध्या में पहली बार 1,80,000 दिए जलाए गए। 2018 में 3,01,152 दिए जलाए गए। 2019 में 5,50,000 दिए, 2020 में 5,84,000 दिए, 2021 में 7,50,000 दिए जलाए गए और इस बार 18 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। अवध समान प्रिय नहीं सोओ, यह प्रसंग जाने कोई को, इसलिए अयोध्या इस प्रकार से हमारे लिए प्रिय है। और वह प्रियता का जो प्रतीक है वो अयोध्या वासियों ने अपने सोने के थालों में और दीपक सजा करके ले करके और जा करके उनका आरती उतारते हैं और राम के पैड़ी में और राम के भगवान रामलला के उस परिसर में
सभी जगह दीपक का उत्सव हो, दीपक जलाए जाए, ऐसा लगे कि जैसे भगवान राम जब लंका विजय करके अयोध्या आए थे तब उन्होंने जिस प्रकार से अयोध्या वासियों ने दीप उत्सव किया था, उसी प्रकार से दीप उत्सव करने के लिए इस वर्ष का प्रयास चल रहा है, जिससे कि केवल उस दिन जिधर दृष्टि पड़े उधर केवल जलता हुआ दीप ही दिखाई दे। 2017 से अब तक अयोध्या की दिवाली में हर बार देश विदेश के कलाकार शामिल होते हैं, लेकिन इस बार इसका दायरा और भी बढ़ा है। 8 देशों के रामलीला का यहाँ पर मंचन होने वाला है। I'm Sita. She's a goddess. She's Rama's wife, and she loves Rama so much. Of course, all actors of our actors read Ramayana. It is my first time, and it is my first time in India. In India? Yeah. We have practiced for 3 or 4 months. Yes, it is Rama's hometown. I'm there for 2 days, and now I decided the most interesting, I don't know. So I like food there. इसके अलावा 10 राज्यों के रामलीला कलाकार भी यहाँ प्रस्तुति देंगे। योगी सरकार की 16 झांकियां भी अलग अलग संदेश देती नजर आएंगी। दीपोत्सव में अयोध्या में झांकियां निकाली जाएंगी। 16 झांकियां होंगी, जिसमें भगवान राम के बाल रूप से उनके राज्याभिषेक का सफर दिखाया जाएगा। इस समय झांकियां तैयार हो रही हैं। भगवान राम का जो बाल रूप है, उनकी शिक्षा दीक्षा है, उसके बाद सीता से विवाह है, फिर वन जाना है, वन का जो जीवन है, रावण वध है, फिर राज्याभिषेक, अयोध्या वापस आके राज्याभिषेक, ये सारी झांकियों के जरिए सजाया गया। तो इन झांकी जो निकलेंगी, इसमें कितने कलाकार होंगे झांकियों में और नीचे भी? इसमें कलाकार जो हैं ऊपर भी हैं, 10-12 कलाकार ऊपर हैं और 6-7 कलाकार जो हैं नीचे झांकी के साथ चलेंगे। हर झांकी के साथ चलेंगे जी। तो तैयारियां पूरी है मैम। कल सुबह जो है हम उनको लाइन अप कर देंगे झांकियों को। सुबह यहाँ से 7 बजे जो है प्रस्थान कर जाएंगी झांकियां। तो इस तरह से पूरी तैयारी है। ये भगवान राम का पूरा जीवन दर्शा रही है झांकियां। प्रधानमंत्री करीब 3.5 घंटे तक अयोध्या में दिवाली मनाएंगे। कार्यक्रम के आखिर में म्यूजिकल लेजर शो के जरिए राम कथा दिखाई जाएगी। 2 युगों के बाद इस साल की दिवाली बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगली दिवाली भगवान राम खुद अपने जन्मस्थान पर बन रहे भव्य मंदिर में मनाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।